Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and I'm Dr. Amrina Siddiq, and I'm going to teach you dental materials. Today we are going to study chapter number 2. Okay. तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? द प्रॉपर्टीज यूज टू करेक्टराइज मटेरियल्स. ओके, तो जितने भी मटेरियल हैं डेंटल मटेरियल्स, उन सब की हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसके अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है? मटेरियल यूज्ड इन डेंटिस्ट्री आर सप्लाइड एज 2 or more components mixed together undergo chemical reaction during which mechanical physical properties change drastically. ठीक है, अब यही है कि जितने भी डेंटल मटेरियल्स आते हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर या पाउडर लिक्विड फॉर्म में होते हैं या दो पेस्ट की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इनके दो कंपोनेंट की फॉर्म में आते हैं. तो और उनको हम मिक्स करते हैं ताकि हम उसे यूज कर सकें. फिर जब हम मिक्स करने के बाद जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है. ठीक है, या वो सॉलिड हो जाता है या वो फ्लेक्सिबल रबर फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है, और फिर वो चेंज होने के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. सही है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अनमिक्स्ड मटेरियल, जब हमने मिक्स नहीं किया है, विदाउट मिक्सिंग जो हमारे पास आ रहे हैं कंपोनेंट्स, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द स्टोरेज. अच्छा, इसके अंदर ये है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर करते हैं तो वो काफी उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आता है, पुअरली अफेक्ट आता है. ठीक है, और जो सच मटेरियल सेड टू हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ. अच्छा, जैसे हम खाने के लिए भी जैसे ब्रेड ले आते हैं या कोई भी खाने की चीज होती है, उन सब चीजों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. इसी तरीके से डेंटल मटेरियल्स जो हैं उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है. ठीक है, जिसमें हम उसे स्टोर कर सकते हैं. सही, जो पैक होके आ रही है, लेकिन फिर भी जैसे मेडिसिन हैं वो भी पैक्ड होती हैं, सील्ड होती हैं, बट उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है. ठीक है, तो वो जो हम स्टोर कर सकते हैं उस टाइम को जो है हम शेल्फ लाइफ कहते हैं. ठीक है, जितनी देर हम उसे अपने शेल्फ में रखे रह सकते हैं विदाउट यूजेज. ठीक है, दैट्स शेल्फ लाइफ. ओके, सो लेंथ ऑफ द टाइम. अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो द लेंथ ऑफ द टाइम एट विच मटेरियल में बी स्टोर्ड विदाउट चेंजेस. ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए तब तक जो हम स्टोर कर सकते हैं, दैट शेल्फ लाइफ. ओके, अब यही है कि जो है कुछ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो उससे स्टोरेज टाइम उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक, अब आगे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मिक्सिंग, मैनिपुलेशन एंड टाइमिंग और सेटिंग. सॉरी, अब इसके अंदर तो हमने अनमिक्स्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली. अब मिक्स करने के बाद उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी. अच्छा, तो इसके अंदर यही है कि properties during mixing, manipulation and setting are considered together since they mainly involve considerological properties. ठीक है, अब यही है कि हमने इन तीनों में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो वो हर चीज में जैसे मिक्स करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, मैनिपुलेशन और सेटिंग में डिफरेंट होंगी. और फॉर मटेरियल्स ऑफ 2 or more components set by chemical reaction, thorough mixing is essential. Okay, होमोजीनस मिक्स होना चाहिए. यानी कि अब कह रहे हैं कि बहुत से जो के मटेरियल्स आते हैं वो हमने कहा कि 2 या और कंपोनेंट की फॉर्म में आते हैं, उन्हें हमें मिक्स करना होता है और फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं. तो जो मिक्स करने के लिए हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से वर्क कर सके, इनके वो मटेरियल अच्छे से वर्क कर सके. ठीक है, एक होमोजीनस मिक्स होना चाहिए. होमोजीनस मतलब एक जैसे. कुछ होते हैं जो दो पेस्ट फॉर्म में आते हैं. ठीक है, अब दोनों पेस्ट का जो है ना कलर डिफरेंट होता है. एक वाइट कलर का होगा तो एक ब्लू या पिंक ऐसे कलर का होगा. ठीक है, तो जब हम उसे मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता चल जाएगा मिक्स करते हुए दोनों के कलर जो है एक साथ मिक्स होके चेंज होता है. ठीक है, तो वो एक होमोजीनस स्ट्राइक्स होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिक नहीं है, नहीं हो दूसरे कलर की. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है. When the mixture of two paste is required, manufacturer often give good color contrast. वही के दो पेस्ट के अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं. ठीक है,
अचीव जस्ट बाय होमोजेनस, वही कलर में कोई भी स्ट्रीक ना हो डिफरेंट कलर की, सही है। पाउडर और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। पेस्ट और लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। ये सारी चीजें इसमें ही लिखी हुई है, ठीक है। कंसिस्टेंसी फिर उसकी उस पर डिपेंड करती है जो हमें यूज करना है। ओके, यूज ऑफ इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है। कह रहे मिक्स मैकेनिकल इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। अच्छा, अब जैसे कि हम अमलगम की बात कर लें, जो हमारे पास अमलगम की फिलिंग मटेरियल होते हैं वो एक कैप्सूल फॉर्म में होता है। पहले तो ऐसे होता था ना कि मरकरी अलग आती थी और उसका पाउडर अलग आता था, ठीक है। तो फिर हम उसको मैनुअली मिक्स करते थे मोटर पिस्टल में डाल के, लेकिन अब जो है कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। हमें सिर्फ कैप्सूल को अच्छे से मिक्स करना होता है और जस्ट फिलिंग कर देनी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स भी आ गए हैं जो कि मैकेनिकली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हमें खुद मैनुअली बैठ के मोटर पिस्टल से नहीं हल करना पड़ता उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मटेरियल फॉर मैनी एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी इन रिलेटिवली फ्लूइड स्टेट at the time they are introduced into the patient's mouth but should undergo rapid setting changes more rigid or rubbery form। okay, इसमें जैसे कि impression material की एग्जांपल है कि जब हमने उसे मिक्स किया तो तब भी वो थोड़ी सी फ्लूइडी फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड तो जाहिर सी बात है हम नहीं मुंह में डालेंगे ना, वो तो सेट हो चुका होगा, तो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होगा तो हम डालेंगे मुंह में, उसका इम्प्रेशन मटेरियल लेंगे, इम्प्रेशन ले लेंगे और फिर मुंह के अंदर जाने के बाद वो चीज सॉलिड हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से फिलिंग मटेरियल का भी यही है कि वो थोड़ी सी फ्लोई होती है, ठीक है। तो हम जब डाल देते हैं कैविटी के अंदर डालते हैं फिर उसे क्योर करते हैं तो वो जो है सेट होके सॉलिड होती है, सही है। तो वो जो वर्क कर रहे हैं जिस टाइम में, वो जो फ्लूइडी स्टेज है उसको हम वर्किंग टाइम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। फिलिंग मटेरियल भी डाल के हमें उसे थोड़ा शेप देना होता है दांत का, ठीक है। तो इसीलिए द फर्स्ट इज अ वर्किंग टाइम, डिफाइन अ टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द मटेरियल। ओके, यानी कि वो टाइम जिसमें हम मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी कि मुंह के अंदर डाल के या फिलिंग कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, तो ये सारा हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग टाइम है, जिस वक्त हम उस मटेरियल पे वर्क कर रहे हो, दैट इज वर्किंग टाइम। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल impression material seated in the mouth before end of the working time, otherwise setting will be proceeded। देखा, फिलिंग मटेरियल वही हमने मिक्स किया और जब वो फ्लूइडी होगी तभी हम उसके मुंह में डालेंगे, क्योंकि अगर वो सेट हो जाएगी तो फिर हम उसको इम्प्रेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। सेटिंग से पहले पहले हमें उसे मुंह में डालना है, मुंह में डालने के बाद वो सेट हो मटेरियल। तो अदर टाइम इज सेटिंग टाइम, जब वो सेट हो जाए, सही है। It defined as time taken for a material to have reached a certain level of rigidity or elasticity, ठीक है। और अब यही कह रहे हैं कि ये जो सेटिंग है ना, काफी मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो काफी घंटों तक जो है सेट होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। वैसे मेन तो सेट हो जाते हैं, सॉलिड हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े और चेंजेस आ रही होती हैं मटेरियल्स के अंदर स्लोली। तो अब ये बॉक्स है, इसके अंदर सब कुछ यही है जो हमने नीचे पढ़ा है, इसके अंदर सब कुछ सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। बॉक्सेस आपने लाजमी पढ़ना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे BCQs बॉक्सेस से आते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट मटेरियल, अब सेटिंग टाइम्स वगैरह हम पढ़ लिए, वर्किंग टाइम पढ़ लिया। अब आते हैं सेट हो गया, अब सेट होने के बाद क्या है, ठीक है। सेट होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट आ रहा है। Durability of a material in oral environment depend on the factors such as strength, solubility, abrasion resistance। जो ड्यूरेबिलिटी है, जैसे कि अगर हमने फिलिंग मटेरियल डाला है, फिलिंग की है किसी की, तो वो कितना अरसे तक चलेगी, ठीक है। वो डिपेंड करती है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पर, उसकी सॉलिबिलिटी पर, ठीक है, कि वो मुंह में जाके हल तो नहीं हो रहा, डिजोल्व तो नहीं हो रहा, ठीक है। और अब्रेजन के ऊपर, कि जब हम खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उसमें अब्रेजन तो नहीं हो रही, वन के वो मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता अब्रेड तो नहीं हो रहा, उतर तो नहीं रहा, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट मटेरियल कैन बी कंसिस्टेंटली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अच्छा, अब सेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमने काफी
में डिवाइड कर दी अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम इसके पढ़ेंगे हर मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मिसलेनियस अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें आपको बेसिक पता चलेगा, टर्म्स पता चल जाएंगी, क्योंकि यही टर्म्स आगे सारी बुक में यूज होंगी। आगे जाके आपको अलग से नहीं बताएंगे कि ये इसका क्या मतलब है, वो सारे मतलब इसी चैप्टर में है। दिस इज द बेसिक चैप्टर, ओके। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है वो स्ट्रेस है, ठीक है। ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं मैकेनिकल के अंदर, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब इनकी फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, सही है। तो सबसे पहले बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है? When an external force is applied to a body or a specimen of material under test, an internal force equal in magnitude but opposite in direction is set up into the body. Okay, that's stress. अगर हम कोई भी बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो उस मटेरियल के अंदर भी एक फोर्स जनरेट होती है अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज स्ट्रेस। यानी कि हम एक चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक स्ट्रेस बन जाता है उस मटेरियल के अंदर ही, ठीक है। नाउ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी कि जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, और एरिया उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, उस मटेरियल का एरिया। अब आगे क्या है? एरिया रेजिस्टिंग अ कंप्रेसिव फोर्स इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड रेजिस्टेंस अ टेंसाइल फोर्स अ टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, अब इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वैसे तो तीन है, देखो। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग विद शियर आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेसेस। अब इसकी फर्दर तीन हमने इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक आ गई हमारे पास कंप्रेसिव, सेकंड इज टेंसाइल एंड थर्ड इज shear, ओके, स्ट्रेस। अब आगे है कंप्रेसिव। नाम से ही है, किसी भी मटेरियल को अगर हम कंप्रेस करें, दबाएं, दैट्स कंप्रेसिव। टेंसाइल इज जो कि लेंथ में, किसी भी चीज को अगर हम खींचें, लंबाई के अंदर फोर्स लगाएं, खींचें मतलब के, तो फिर वो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस लगेंगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, ठीक है। यही है। अब शेयर का इतना कुछ है नहीं इधर। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट इज पास्कल, ओके। दिस इज अ स्ट्रेस फ्रॉम फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अपॉन 1 स्क्वायर मीटर सरफेस, ठीक है। ये इसके पास्कल का यूनिट है, और यूनिट में बता रहे हैं कि 1 न्यूटन फोर्स लगेगी अपॉन 1 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है। आगे है, अब इन सबको टेस्ट करने का कैसे, हमने डेंटल मटेरियल के ऊपर टेस्ट करना है। इनके हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, अब उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि कैसे ये स्ट्रेसेस लगती हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, या ट्रांसवर्स टेस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट या ट्रांसवर्स टेस्ट। अच्छा, when an external force is applied to midpoint of the test beam, the stresses can be resolved as shown, और इसका फॉर्मूला है 3F force length, okay, length is a distance, okay, upon 2BD, यानी कि B is width, D is depth square, okay। इसका फॉर्मूला है। अब इसको मैं किस तरीके से बताऊं, ये है 3 पॉइंट, ये पिक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। फिगर 2.3 साथ साथ पिक्चर देखे रहेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, जो मैंने आपको कंप्रेशन और टेंसाइल बताई, तो ये वाली डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर। तो जो हमने कहा कि एक मटेरियल लेंगे, इसमें हमने जैसे कि एक बीम ले लिया, ठीक है, एक हमने लंबी सी सिलेंडर ले लिया, उसको हमने ऊपर से फोर्स लगाई, ठीक है। तो फोर्स लगेगी ऊपर से, तो क्या होगा, ये मटेरियल तब जाएगा
अंदर की तरफ यानी कि कंप्रेस हो जाएगा, तो दिस इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये कहा ना, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस मटेरियल के ऊपर, तो जो उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो गया, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इस तरीके से ये है टेंसाइल स्ट्रेस, उसको हमने खींचा है, ठीक है, लंबाई में हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की, तो उसके अंदर जो चेंजेस आई, जो स्ट्रेन है, ठीक है, चेंजेस जो आती हैं उसको कहते हैं, ठीक है, वो लंबा हो गया, ठीक है, ये रॉड जो है लंबाई में टेंसाइल हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ अब वो 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, ये हमने बेसिक पढ़ लिया, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। वही हमने बीम ले ली, ठीक है, एक हमने बीम ली है, उसको हमने 3 पॉइंट पे प्रेशर दिया, यहां हम 1 पॉइंट पे दे रहे थे, ठीक है, सिर्फ एक जगह से दे रहे थे, जो कि था फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एक जगह से लग रही थी। अब यहाँ पे 3FL है, ठीक है, 3 जगह से लग रही है। ये देखिए, एक यहाँ पे फोर्स दिया हमने, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, 3 जगह से जब हमने इस पे प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये बीम बेंड होने लग जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, सही। ये देखिए, ये बेंड हो गया है। अब ये बेंड होने में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और यहां से खींचना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। लेट मी शो यू विद द ड्रॉइंग। यहां पे प्रेशर, यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है। तो अब क्या होगा, ये जब मुड़ेगा तो जो मटेरियल है वो सारा अंदर की तरफ चला जाएगा, सही, यहां से खींच के इधर जमा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और ये वाली जगह क्या होगी, यहां से ये खींचनेगा, यहां से खींचेगा मटेरियल और बाहर की तरफ जाएगा, सही है। ये मटेरियल, जैसे कि हमने एक मेटल की कोई रॉड ले ली, ठीक है, अगर हम उसको बेंड करेंगे तो यहां से मुड़ के अंदर जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगी ये, यहां से ये बेंड, ओके, सही, और यहां से ये खींचेगा, तो क्या है, लेंथ बढ़ रही है खींचने से, यहां से लंबाई में बढ़ जाएगा ये, तो यहां पर लग रहा है टेंसाइल और यहां पे हो रहा है कंप्रेशन, ठीक है, तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अब सेकेंड टेस्ट की बात करते हैं। व्हेन अ सिलेंडर ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल, अच्छा ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जो कि बहुत ही सख्त मटेरियल होता है, ठीक है, जो इजीली मुड़ता नहीं है, ठीक है, जैसे ये बेंड हो रहा था, अब ये जो है ज्यादा इसमें लचक नहीं होती, एक तरह से कह लें, ठीक है, ब्रिटल है वो मटेरियल, इज कंप्रेस्ड अक्रॉस अ डायमीटर। अच्छा, अब इसको जो है हमने 3 पॉइंट में लगाया था, अब हमने किस तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं अलोंग अ डायमीटर, ये वाला हमने बीम लिया और इसको उसके डायमीटर में हमने इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया। टेंसाइल स्ट्रेस इज सेट अप इन द स्पेसिमेन, तो इसमें कह रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस भी होगी इसके अंदर। अच्छा चलो देखो, इसमें क्या है, 2 फोर्स, अब इसमें डायमीटर क्या क्रॉस कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट से हम इसको फोर्सेस लगा रहे हैं, फोर्स लग रही है, ठीक है, 2F अपॉन पाई dt एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। d इज द डायमीटर, जो कि हमने डायमीटर के थ्रू लगाया है फोर्सेस, और t इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, पूरी लेंथ पे हमने इसके डायमीटर में रख के दिया है। द स्ट्रेस इज रेफर टू एज डायमीट्रल कंप्रेसिव टेंसाइल टेस्ट, ओके। इस टेस्ट का नाम क्या है, डायमीट्रल कंप्रेसिव टेंसाइल टेस्ट हो गया, ठीक। वो वाला क्या था, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट या ट्रांसवर्स टेस्ट था उसका नाम, और इसका नाम ये है। ये 2 टेस्ट हमने पढ़े हैं। अब ये जो दूसरा वाला है, जो हम डायमीटर के थ्रू लगा रहे हैं, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें 2 पॉइंट से हम फोर्सेस लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये मटेरियल ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बीम, ठीक है। अब यहां से जो फोर्सेस पड़ रही हैं, यहां से ये दब जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, बीच में कंप्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुई। और दूसरा क्या होगा कि यहां से ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इनके जब
हम इसे बेंड करेंगे, बीच में से ये कंप्रेस हो जाएगा और साइड से ये थोड़ा निकलता रहेगा, मतलब कि लेंथ बढ़ेगी इसकी, यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था 2 टेस्ट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Diameter compressive tensile is commonly used when conventional tensile testing is difficult to carry out due to brittle nature of the test material। ठीक है, पहले हम 3 point bending टेस्ट करते थे, वही कह रहे हैं brittle materials के ऊपर हम ये वाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुश्किल हो रहा था इसमें, क्योंकि हम बेंड नहीं कर सकते ना, brittle materials इजीली बेंड नहीं होते, वो टूट जाते हैं, तो उसके लिए हमने ये डायमीट्रल कंप्रेसिव टेस्ट रख लिया। सही है। फॉर नॉन ब्रिटल मटेरियल इक्वल कैलकुलेशन स्ट्रेस ब्रेक डाउन ड्यू टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टेस्टिंग मशीन। ओके, बस में ये था कि वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इजीली ब्रिटल मटेरियल, इसलिए ये वाला टेस्ट किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम आगे, फर्दर हम स्ट्रेसेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस स्ट्रेंथ। ठीक है, अब उसकी फ्रैक्चर के ऊपर आते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं। अब इसमें क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमने पढ़ना है फ्रैक्चर स्ट्रेस स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सही है। इसमें यही है कि देयर इज अ लिमिट। ठीक है, कि जब हम जब फोर्सेस लगा रहे हैं, जैसे इसको भी अगर हम बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो क्या होगा, आखिरकार वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो मटेरियल। ठीक है, तो वो एक जो लिमिट होती है, दैट इज अ फ्रैक्चर स्ट्रेस। ओके, दैट कैन विथस्टैंड मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉर्मली कैरेक्टराइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी कि जितनी फोर्स वो बियर कर सकता है मटेरियल, उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कह लेते हैं। वो मटेरियल की स्ट्रेंथ है जब तक वो फ्रैक्चर नहीं हो रहा। ये इन टेंसाइल टेस्ट के अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर होने से पहले यानी कि इस फ्रैक्चर होने से पहले जितना भी वो लंबाई में खिंच रहा है मटेरियल, टूटने से पहले, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है कह लें, ठीक है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, जो स्ट्रेस लगा रहे थे दैट वाज टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो वो बियर कर रहा है जब तक टूटने से पहले, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, दैट्स सिंपल। इसी तरीके से जो कंप्रेसिव टेस्ट में, ठीक है, कंप्रेस करते हुए जो भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके अंदर जो आ रही है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब तक वो फ्रैक्चर नहीं होता, इसलिए डायमीट्रल कंप्रेसिव टेंसाइल टेस्ट गिव द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अंदर कह रहे हैं कि इसके अंदर टेंसाइल पता चलती है। ठीक है, डायमीट्रल कंप्रेसिव टेंसाइल टेस्ट में हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम होती है, दैट्स इट। इन द केस ऑफ बेंडिंग टेस्ट, अच्छा ये बेंडिंग टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर इनिशिएटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्पेसिमेन विच इज अ टेंशन, यानी कि यहाँ साइड से हम कैलकुलेट करते हैं। अब कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ शो होती है। ठीक, जब बेंड करते हैं टेंसाइल या ओके, दैट वाज इट। ओके, सॉरी, टेंसाइल में फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेंडिंग टेस्ट के अंदर कह रहे हैं फ्रैक्चर जो है साइड ऑफ द टेंशन से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे जो है फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है। अंदर की तरफ मटेरियल अंदर जा रहा है और इधर से खिंच रहा है, तो यहां से ये टूटना स्टार्ट होगा। ये कह रहा है फ्रैक्चर होना यहां से स्टार्ट होगा, साइड ऑफ द स्पेसिमेन विच इज इन टेंशन, जहां पे टेंशन पड़ रही है। तो द बेंडिंग स्ट्रेस एट द फ्रैक्चर, यहां पर जो फ्रैक्चर होगा ऑफन कॉल्ड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कहते हैं उसको। ठीक है, इस जगह को फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज क्लोजली रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस पड़ी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो उसी से मिलती जुलती होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ सरफेस डिफेक्ट, यानी कि अगर ब्रिटल के अंदर हमने कहा था ना कि फौरन टूट जाता है, वो बेंड नहीं होता, तो इसमें फ्लेक्सुरल, क्योंकि इसमें हमने कहा ना बेंडिंग टेस्ट के अंदर जो है टेंसाइल जहां पे पड़ रही थी फोर्सेस, वहां पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होती हैं। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए कह रहे हैं कि तब होती है जब वहां पे कोई भी डिफेक्ट रह जाता है उस मटेरियल में। ठीक है, जैसे हमने कोई भी फिलिंग की, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा रह गया, थोड़ा सा सरफेस हमने स्मूथ नहीं की, तो वहां से ही मटेरियल टूटेगा वो।
सही है। सो दैट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी मटेरियल की। ठीक, अब इसमें क्या है, जब भी कोई डिफेक्ट होगा तो वहीं पे स्ट्रेसेस सारी पड़ेंगी उस सरफेस इन टेंशन, ठीक है, वहीं पे सारी स्ट्रेसेस पड़ेंगी। दी स्ट्रेसेस कंसंट्रेट जमा होती रहती हैं और फिर वो आखिरकार टूट जाती हैं। ठीक है, वही है कि जो अगर फिलिंग मटेरियल सही से नहीं की, वहां पे थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया, उसको हमने सही से स्मूथ नहीं किया, शेप नहीं किया, जब खाना खाएंगे या बाइट करेंगे तो फोर्सेस सारी वहां पे लगती रहेंगी और फिर एक वक्त आएगा कि वो वहां से फ्रैक्चर होके टूट जाएगा। अब डेफिनेशन की बात की जाए तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, अच्छा इसका दूसरे नाम भी है, बेंड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जो हमने कहा था ना, बेंड जहां से हो रहा है दैट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ना, तो इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बेंड स्ट्रेंथ या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या है, स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल जस्ट बिफोर इट्स यील्ड इन अ फ्लेक्सुरल टेस्ट, यानी कि जब भी हम कोई फ्लेक्सुरल टेस्ट कर रहे हैं तो मटेरियल बिफोर इट्स यील्ड, यील्ड जो है हम आगे पढ़ेंगे यील्ड होता क्या है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले पहले का जो पॉइंट होता है वो यील्ड होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया, स्ट्रेस की सारी चीजें हो गई। अब जो हम सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन की तरफ आते हैं। अच्छा, स्ट्रेन होता क्या है, दैट इज वेरी सिंपल। जब भी हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो मटेरियल के अंदर चेंजेस आती हैं या वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, द कॉज एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेन, एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स रिजल्ट इन चेंज। ओके, फोर्स अप्लाई की, चेंज आ गया मटेरियल में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। एग्जाम्पल, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन, खिंच जाएगा मटेरियल। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल एक्सटेंड होगा, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स कि कितना खींचेगा, कितना चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टी के में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और इसका फॉर्मूला है चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनके और जो ओरिजिनली जो मटेरियल था, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज स्ट्रेन। व्हेन स्ट्रेन बिकम लार्ज, यानी कि जब हम चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, इनके बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, में चेंज इन डायरेक्शन एट 90 डिग्रीज टू दैट अप्लाइड फोर्स। ठीक, अब कह रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई वायर ले ली, उन्हें बेंड किया तो ये बिल्कुल मुड़ गई, 90 डिग्रीज पे बेंड आ गया। ठीक है, फिर क्या है, एग्जाम्पल, सिलेंडर ऑफ अ मटेरियल अंडरगो बैरलिंग इन एडिशन टू यूनिएक्सियल कंप्रेशन, कि एक ही तरफ से अगर हम उसे कंप्रेस करते रहेंगे किसी बैरल को तो वो खिंचता चला जाएगा, दैट्स इट। वाइल्स अ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ में बिकम थिनर, अब वो ये कि अगर किसी चीज को खींचते रहेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, दैट्स इट। बस इसमें यही लिखा हुआ है कि इसको अगर हम खींचते रहेंगे ये लंबा होता रहेगा, पतला होता जाएगा। ठीक है, तो वो चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर, यही बता रहा है, वर्डिंग चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मॉनिटर द वे इन विच द स्ट्रेस चेंजेस विद दीज ऑल्टरेशन स्पेसिमेन शेप, वी नीड टू टेक अकाउंट ऑफ Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio is important here. Okay, Poisson's ratio क्या होता है? This given an indication of the ratio of the strain occurring in 90 degree to the direction of the applied force. ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है, that's it, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Poisson's ratio होता क्या है? Poisson's ratio यानी कि जब भी हमने कोई फोर्स अप्लाई की है, 90 डिग्री में जो भी चेंज आ रहा होगा, that is Poisson's ratio. Okay, लिखा भी हुआ है रेशियो ऑफ द स्ट्रेन, यानी कि जो भी चेंजेस आ रही हैं 90 डिग्री के अंदर, ठीक है, टू द अप्लाइड फोर्स, दैट्स पॉइजन्स रेशियो। ओके, द मोर, अगर आपको और बड़ी थोड़ी डेफिनेशन चाहिए, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल डिक्रीजेस इन lateral measurement to proportion increases in length in the material that is elastically stretched. That is a complicated definition, यहाँ पे बहुत easy लिखी हुई है, ratio of the strain occurring at 90 degrees to the applied force, that is Poisson's ratio. Okay, now the strain may be, अच्छा इसकी types हैं strain की जो कि आगे आती हैं, recoverable जो कि वापस आ जाएंगी, नॉन रिकवरेबल नहीं आएंगी वापस, पार्शियली रिकवरेबल।
ओके, जैसे स्ट्रेसेस की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर। शेयर खान हमने वहां पे बस लिखा हुआ था बट इस बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो जो दिया हुआ सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की आ गई हैं 3 टाइप्स, रिकवरेबल यानी कि वो चेंजेस वापस ठीक हो जाएगी, यानी कि जैसे कि स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, यानी कि चेंजेस आ रही है ना, उसमें खींचता चला जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं, तो वो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। दैट इज रिकवरेबल, यानी कि जो चेंज आ रही है स्प्रिंग में वो रिकवरेबल है। देन कम्स नॉन रिकवरेबल, जो ठीक नहीं होंगी। सही है, अगर हमने कोई मेटल की रॉड ले ली, उसको हम बेंड करेंगे करेंगे करेंगे, वो बेंड ही रह जाएगी, वो वापस नहीं आएगी अपनी जगह पे, ठीक है। फिर अब आती है पार्शियली रिकवरेबल, यानी कि जो थोड़ी सी अपनी जगह वापस आ जाएगा, उसमें वापस आने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से एक और होता है, लेकिन वो थोड़ी सी वापस अपनी शेप में आ जाता है। बेंड करेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा वापस, ठीक है, दैट इज पार्शियली रिकवरेबल। तो ये 3 तरीके की स्ट्रेन आ गई है। अब आगे आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप। ये दोनों हमने चीजें पढ़ ली, स्ट्रेस भी पढ़ लिया, स्ट्रेन भी पढ़ लिया। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप हम देखेंगे। सही है, तो वो रिलेशनशिप हम देखते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। एक तरफ हमने स्ट्रेस लगाया, दूसरी तरफ हमने स्ट्रेन लगाया, तो क्या होगा, ठीक है। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब इसके अंदर है, ठीक। स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन हो जाएगा। ये देखिए, स्ट्रेस लगा रहे हैं, ये स्ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेन हो रहा है, चेंजेस आ रही है, लेकिन यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि वो बियर कर रहा है, अभी तक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जो कि पी पॉइंट है, जो कि है प्रोपोर्शनल लिमिट है, जहां तक वो मटेरियल बियर कर सकता है, ठीक है, दैट्स प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई उसकी, ठीक है। यहां पर लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विच कोरिस्पॉन्ड टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पी इज रेफर टू एज प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि जहां तक वो मटेरियल जो है वो जितनी भी स्ट्रेसेस पड़ रही हैं वो बियर कर रहा है, ठीक है, एक लिमिट तक पहुंच रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, उसकी लिमिट है जहां तक वो स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करेगा। फिर आएगा एक पॉइंट यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस बियॉन्ड विच स्ट्रेन्स आर नॉट फुली रिकवरेबल। अच्छा, अब यहां तक जो था ना, जितनी भी स्ट्रेस या स्ट्रेन आ रही है, चेंजेस आ रही है, वो ठीक हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक कोई चेंजेस नहीं आ रही, फिर प्रोपोर्शनल लिमिट से यील्ड स्ट्रेस तक चेंजेस आ रही हैं, थोड़ी सी बेंड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, रॉड बेंड होने लग गया, लेकिन अगर हम स्ट्रेस हटाएंगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो जो लिमिट है, वो जो एरिया है यील्ड स्ट्रेस से, ठीक है, यहां तक जो है रिकवर हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट, ठीक है, स्ट्रेस बियॉन्ड विच स्ट्रेन आर नॉट, अगर इस पॉइंट से यील्ड स्ट्रेस से आगे चला गया तो वापस रिकवर नहीं होगा। अब बेंड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चलेंगे, स्ट्रेन आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, जब तक टी फ्रैक्चर इज टी, जब तक वो मटेरियल फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है, दैट इज टी पॉइंट। ओके, सो इस पूरे में यही लिखा हुआ है, आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा। सही है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, इन सब की एक डेफिनेशंस, ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, दैट्स इट। नाउ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दी गई है। हाई प्रोपोर्शनल लिमिट इज रिक्वायर्ड इन कनेक्टर्स फॉर पार्शियल डेंचर्स। अब पार्शियल डेंचर क्या होते हैं, जिनके दांत नहीं होते उनमें डेंचर लगाए जाते हैं। अब वो डेंचर जो होता है उसमें हमारे पास मेटल की वायर्स होती हैं जो दांतों को से सपोर्ट लेती हैं, तब उसके जो उसको कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो जोड़ के रखते हैं उस सब मटेरियल को, तो उसकी हाई होनी चाहिए प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि वही खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उस डेंचर का इतना सारा, उस वायर्स का इतना काम होता है, तो उसकी हाई प्रोपोर्शनल लिमिट होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि कोई खाने पीने से कोई भी फर्क ना पड़े, उसकी लिमिट ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रेस बियर करने की, ठीक है, दैट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। नाउ तो इसीलिए ये जो कनेक्टर्स होते हैं, पार्शियल डेंचर का जो पार्ट है वो कोबाल्ट क्रोमियम से बनाया जाता है। मटेरियल का नाम लिखा हुआ है कोबाल्ट क्रोमियम, ठीक है, मेटल है, ठीक है। इस चीज से बनाए जाते हैं कनेक्टर्स, ताकि वो ज्यादा प्रोपोर्शनल लिमिट होती है इसकी। अनदर वे ऑफ गॉजिंग द लेवल ऑफ गॉजिंग इज बेसिकली मेजरिंग, ठीक है, द लेवल ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट डिफॉर्मेशन इज टू मेजर द प्रूफ स्ट्रेस। अच्छा, अब एक और है यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। मेजर कर रहे हैं हम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिल्कुल डिफॉर्म हो गया, अब वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है, वो स्ट्रेस जिससे परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, दैट्स प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। प्रूफ हो गया ना, तो हो गया, चेंजेस आ गई परमानेंटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.1% प्रूफ स्ट्रेस कॉमनली यूज फॉर अलॉयज। अलॉयज आर मेटल्स का दूसरा नाम, ठीक है, जो कि मिक्स करके बनाए गए होते हैं मेटल्स, दैट्स अलॉय। फॉर एग्जाम्पल 0.1% प्रूफ स्ट्रेस is the level of stress which would result in 0.1% permanent deformation। यानी कि इसमें ये लिखा गया है, हमने कहा ना कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है। तो अब इसमें यही कहा है कि अगर हम 0.1% प्रूफ स्ट्रेस भी लगाएंगे तो 0.1% परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, दैट्स प्रूफ स्ट्रेस। Now, the slope of the straight line portion of the stress strain graph measure modulus of elasticity। अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, जहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रही थी, जो मैंने बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्वल है, ठीक। ये जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन का, इस एरिया को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जहां पे ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्वल है और मटेरियल बर्दाश्त कर रहा है, वो मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि अभी तक वो इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस हटाएंगे वो अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो ये उस मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब इसकी भी वही स्ट्रेस की यूनिट है। स्ट्रेस की क्या यूनिट थी, पास्कल थी। अब आगे आते हैं, दिस प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेट since it in fact give an indication of the rigidity of the material and not its elasticity। अच्छा, अब इसमें नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इसको कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये इलास्टिसिटी नहीं बता रहा इस मटेरियल की, ये इसकी रिजिडिटी बता रहा है कि वो मटेरियल कितना रिजिड, कितना सख्त है कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, सख्त बता रहा है। अगर डिफॉर्म हो जाता तो इलास्टिक मटेरियल है, तो बेंड हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी नहीं बताता, बल्कि उस मटेरियल की रिजिडिटी बताता है कि वो कितना रिजिड मटेरियल है, सख्त है, ठीक है, कि उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, वो बेंड ही नहीं हो रहा, ठीक। अ स्टीप स्लोप गिव्स अ हाई मॉड्यूलस वैल्यू, indicates a rigid material, whilst a shallow slope give a low modulus value, indicate flexible material, okay, whereas it may advantage of impression material to be flexible for a restorative material to be rigid, okay, this is very important। अब इसके अंदर क्या है, ये वाले, ठीक है, इनकी बात की जा रही है कि अगर तो एक बिल्कुल स्टीप स्लोप है, स्टीप मतलब बहुत ही ऊपर जाके इस तरीके से स्लोप है, तो उसका मतलब ये है, यानी कि स्टीप बिल्कुल सीधा, एक स्टीप स्लोप की बात की जा रही है। मैं आपको बताती हूं, जैसे कि एक स्लोप आ रही है, इनके ग्राफ में बता रहे हैं, बिल्कुल सीधा स्लोप है, स्टीप है, ठीक है, स्टीप सा स्लोप आ रहा है, ठीक, बिल्कुल सीधा सा जाके, और एक आ रहा है शैलो, यानी कि एक नीचे से इस तरीके का आ रहा है, एक नीचे है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो स्टीप स्लोप मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्वल है, ठीक है, ज्यादा वो
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। हमने कहा था ना जब तक वो सीधा जा रहा है तो मतलब कि ये इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रहा है। ठीक, और अब जब ये स्टीप स्लोप है, स्टीप, और ये है शैलो स्लोप, यानी कि कम, इसमें थोड़ा सा भी यानी कि मटेरियल बेंड हो रहा है। ठीक, इसमें बेंड नहीं हो रहा, बियर कर रहा है वो स्ट्रेसेस। तो अब इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी कम है। ठीक है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो जो ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने क्या कहा था, रिजिडिटी बताता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब इसमें यही कहा गया है, हाई वाला जो है रिजिड मटेरियल बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये मटेरियल जो है जिसमें बियर कैपेसिटी ज्यादा है, दिस इज रिजिड मटेरियल। जबकि ये शैलो जो कि इजीली बेंड हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है। ठीक है, ये मटेरियल फ्लेक्सिबल है, मोड़ है आसानी से, जबकि ये सख्त है, रिजिड है। सही, तो स्टीप स्लोप होगा तो रिजिड मटेरियल के बारे में बताएगा, शैलो होगा तो फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा वो। नाउ नेक्स्ट आगे है वेयर एज इट में बी एडवांटेज। ओके, ये सब यही है। अब इसमें यही एडवांटेज वो बताया गया है कि अगर इंप्रेशन मटेरियल है, जैसे कि अगर हम इंप्रेशन लेते हैं तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमें दांतों की पूरी शेप चाहिए होती है, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जबकि रिस्टोरेटिव यानी कि जो फिलिंग मटेरियल है उसको सख्त होना चाहिए, वो देर तक रहे हमारे दांतों की तरह सख्त रहे, रिजिड रहे। ठीक, तो एग्जाम्पल दे दी। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रिकॉर्डेड बिटवीन ई एंड टी, यानी कि ये यील्ड से टेंशन तक, फ्रैक्चर तक क्या है, डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन के डिफॉर्मेशन परमानेंट है। इधर हमने कहा था ना डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां पर परमानेंट है, ठीक नहीं होगा वापस। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर टेंसाइल टेस्ट के, जब जिसमें खींच रहा है लंबाई में, दिस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि वो मटेरियल डक्टाइल है। ठीक है, खिंच सकता है। सही, टेंसाइल टेस्ट बताता है डक्टिलिटी, वाइल्स कंप्रेसिव जो होता है मिएबिलिटी बताता है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डक्टाइल आगे हम जाके ये नहीं पढ़ेंगे कि मटेरियल टेंसाइल हो सकता है कि नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे दिस मटेरियल इज डक्टाइल। तो आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल का मतलब है कि वो टेंसाइल हो सकता है। ठीक है, लंबाई में खिंच जाता है। जबकि कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेसिव, जबकि अगर हम आगे कहेंगे कि दिस मटेरियल इज मिएबल। ओके, मिएबल का क्या मतलब है, जब हमने कंप्रेसिव टेस्ट लगाया तो वो कंप्रेस हो सकता है मटेरियल, दैट इज मिएबिलिटी उस मटेरियल की। ठीक है, सो ये टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है। सही, एक ही नाम है टेंसाइल। पहले हम टेंसाइल पढ़ रहे थे, दिस मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेस। अब मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लगती हैं या उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक, हेंस द डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेच होगा, वही चीज टेंसाइल मतलब स्ट्रेच हो गया विदाउट फ्रैक्चर। ठीक, अब मिएबल मटेरियल कंप्रेस हो गया। सही, जब उसको हैमर किया, मारा, कंप्रेस हो गया। ठीक, इलोंगेशन एट फ्रैक्चर। अच्छा, अब प्रॉपर्टी ऑफन यूज टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में क्या हो रहा है, खींचता है ना, स्ट्रेच होता है, मतलब इलोंगेट हो जाता है, यानी कि इतना इलोंगेट होता है एट द फ्रैक्चर के वो खींच के टूट जाता है। दैट्स इट। ओके, alloy used to form wires must show a high degree of ductility extent. Okay, अब इसमें यही है कि जो भी हम अलॉय, जो मेटल्स हम आगे यूज करेंगे वायर बनाने के लिए, वो डक्टाइल होना चाहिए, यानी कि हम उसको जितना भी खींचे वो लंबा होता जाए, जल्दी इजीली ना टूटे, तो वो डक्टिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इन एडिशन क्लैस्प, वही डेंचर की है जो हम क्लैस्प बनाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्लैस्प क्या होते हैं। ठीक है, वो भी डक्टाइल अलॉय से ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि कैन बी ऑल्टर्ड बाय बेंडिंग।
क्योंकि हमें उसको क्लैस्प को एक वायर मटेरियल होता है डेंचर के अंदर जिसको हमें सपोर्ट लेना होता है, ठीक है, डेंचर से ही, जो कि हमने कनेक्टर्स पीछे पढ़े थे ना, तो क्लैस्प इज ऑल्सो अ कनेक्टर, ठीक है। बस मैंने कहा ना, नाम चेंज हो जाएंगे, टर्म्स चेंज हो जाएंगे, मतलब वही होता है, ठीक है। कनेक्टर्स यहाँ दिया हुआ था, यहाँ क्लैस्प दिया हुआ है, तो वो डक्टाइल होने चाहिए क्योंकि हमें उसको बेंड करना होता है, सपोर्ट चाहिए होती है, दैट शुड गेट along with that. Okay, next is the immobility of the stainless steel is utilized when forming a denture base. अब बेस बनाने, अब देखो क्लैस्प के लिए हमें डक्टाइल मटेरियल चाहिए और बेस बनाने के लिए डेंचर की हमें मिएबल मटेरियल चाहिए जो कि कंप्रेस हो सके, ठीक है, बाय स्वैगिंग टेक्निक, जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि हमें क्लैस्प डक्टाइल होते हैं और बेस मिएबल होता है, ठीक है। एरिया बीनीथ द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट गिव अ वैल्यू ऑफ रेजिलियंस यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ अब हम इन स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है स्ट्रेस स्ट्रेन, जिसमें वो बिल्कुल सीधा था स्लोप, यही वाला है जो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये पी तक जहां पे कोई बेंडिंग, कोई चेंजेस नहीं आ रही थी, यहां पर ये मटेरियल क्या कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, जितनी भी फोर्सेस पड़ रही थी उसको बियर कर रहा था, दैट्स रेजिलियंस। ओके, और पूरा जब तक फ्रैक्चर नहीं हो जाता उस पॉइंट से यहां तक, व्हाट्स दैट, दैट्स टफनेस। ओके, दिस इज टफनेस, मटेरियल कितना टफ है, फ्रैक्चर पॉइंट तक टफनेस होती है उस मटेरियल की, और जहां तक कोई चेंजेस नहीं आ रही परमानेंट, दैट्स रेजिलियंस उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, रेजिलियंस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इन अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहां तक हमने कहा था ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, चेंजेस ठीक हो सकती हैं, ठीक है। इलास्टिक के अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कह लो या यील्ड लिमिट थी ये, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस वाली जगह तक, ठीक है। तो वहां तक जो है रेजिलियंस है, ठीक है। द हाई वैल्यू ऑफ रेजिलियंस इज वन पैरामीटर यूज टू कैरेक्टराइज इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स जो कि इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, कह रही है कि उनकी हाई रेजिलियंस होती है। अब इसी तरीके से आगे आ जाओ, टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के नीचे जितना भी ये पूरा एरिया आ रहा है, इसको हम टफनेस कहते हैं उस मटेरियल की, ठीक है। अब क्या है, देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर इज टफनेस। ओके, सो दिस इज अ टफ मटेरियल जो कि ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को, दैट इज टफ मटेरियल। ओके, अपोजिट, टफनेस का अपोजिट क्या होगा, ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटल हमने क्या कहा था, वो बेंड नहीं होता, वो टूट जाता है, जबकि ये बेंड हो रहा है, एक वक्त आएगा कि वो फ्रैक्चर हो जाएगा, तब तक ये मतलब कि काफी देर तक इसने बियर किया, वो टफनेस है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल को हम जैसे ही यूं करेंगे, वो उसमें कोई भी रेजिलियंस नहीं होगी, वो फौरन टूट जाएगा, दैट्स ब्रिटल मटेरियल। ओके, अब क्या है, इट मेजर्स फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसवर्स टेस्ट के अंदर हम इसकी टफनेस मेजर करते हैं, बस में यही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं फ्रैक्चर टफनेस के ऊपर, ठीक है। फ्रैक्चर टफनेस वही के एक पॉइंट जहां पर वो फ्रैक्चर हो जाए, वो टफनेस था ना, ठीक है। तो एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ओके, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, अब ये दो चीजें पढ़ रहे हैं। फ्रैक्चर टफनेस, जब तक फ्रैक्चर हो जाए, इम्पैक्ट यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड सडन अप्लाइड लोड, यानी कि अचानक से, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ यानी कि सडनली कोई फोर्स लग रही है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट्स इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए फ्रैक्चर में आकर सडनली हुई, हमने कहा ना, ब्रिटल मटेरियल फौरन से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है एट द स्ट्रेस विच इज अपरेंटली वेल बिलो द आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस, यानी कि बहुत कम फोर्स पे भी, स्ट्रेस पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, दैट्स ब्रिटल मटेरियल। अब क्या है, ग्रिफिथ डेवलप्ड द थ्योरी फ्रैक्चर टफनेस लेड टू यूज इक्वेशन, एक बनाई उसने, ठीक है, कैलकुलेशन, उसको हम करते हैं स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर के, ठीक है। ग्रिफिथ ने कोई फॉर्मूला बनाया जिसका नाम है स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर के, व्हेन के बिकम ग्रेट इनफ फॉर क्रैक प्रोपिगेशन, यानी कि एक कोई भी मटेरियल के अंदर एक क्रैक आ गया, जैसे कि इसके अंदर भी हमने कहा था, वो जो हमने 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट किया था
कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है यहां से टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहां से टूटता है मटेरियल, हमेशा यहां से फ्रैक्चर होता है। तो वही सबसे पहले खींचेगा और यहां से क्रैक आ गया, तो क्रैक फिर आगे फैलता है। ठीक है, एक क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर KC कह दिया इसको। ठीक है, जहां पे क्रिटिकल लेवल आ गया कि वो टूटेगा ही आगे जाके। दिस कैलकुलेटेड यूजिंग अप्लाइड फोर्स, अप्लाई की, ठीक है, डायमेंशन चेंज हो गया, साइज ऑफ द शेप नॉच कॉजिंग स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, वही कह रहे हैं कि फोर्स लगाई और उसकी साइज और शेप चेंज हो गया और उसमें स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन कहा उसको। ठीक है, एक नॉच बन गया, ठीक है, गड्ढा नॉच बन गया। K हैज यूनिट, उसकी भी एक यूनिट है, M माइनस 1.5। ओके, अब K या KC इंटेंसिफिकेशन या क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर स्पेसिमेन, ठीक है, इसके अंदर दी गई है कि ये नॉच आ गया, उसके अंदर फोर्स अप्लाई की तो अब ये प्रोपगेट करेगा, यहां से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये फैलेगा आगे जाके। That's it. This is all written in this paragraph. Okay. सिंगल एज नॉच स्पेसिमेन भी है, इसमें लिखा हुआ है सिंगल एज एक ही जगह पे नॉच आएगा। दैट्स इट। अब फ्रैक्चर टफनेस की डेफिनेशन, इंपैक्ट की हमने बात कर ली कि बताती हूँ एक मिनट। फ्रैक्चर टफनेस की पहले बताते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कंटेनिंग क्रैक टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। अच्छा, अब एक मटेरियल है जिसके अंदर क्रैक आ चुका है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ अभी पूरी तरीके से, क्रैक आ गया है, तो जब तक वो फ्रैक्चर नहीं होगा, जब तक वो जो उसकी टफनेस है, उसकी रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्रैक्चर टफनेस। ओके, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कंटेनिंग क्रैक टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर, दिस इज फ्रैक्चर टफनेस। और इंपैक्ट स्ट्रेंथ की क्या थी? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड सडन अप्लाइड फोर्स। ठीक, अचानक से कोई फोर्स आई लेकिन वो मजबूत रहा, टूटा नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ, दैट इज इंपैक्ट स्ट्रेंथ। Okay, now when strain is increased slowly, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई, strain increase rapidly, फिर अचानक से बहुत ही बढ़ गई। ठीक है, that's it। अब आगे क्या है? Hence material more likely to behave in brittle fashion when stress strain are increased rapidly, यानी कि अचानक से स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ेगा तो ब्रिटल होगा वो मटेरियल, फौरन टूट जाएगा अगर अचानक से स्ट्रेसेस आती हैं। तो देखो, स्ट्रेस इज इंक्रीज रैपिडली, बहुत ही तेजी से अगर कोई फोर्स आ गई तो इम्पैक्ट टेस्ट में, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, फौरन से हमने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इज, उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी, और इसका भी वही एनर्जी का यूनिट है, 4 पीस इम्पैक्ट। ओके, अब इसके टेस्ट वगैरह हैं, वो जो हमने स्लोप्स पढ़े थे, एक स्टीप वाला, एक शैलो वाला, तो यही है सारा कुछ यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं, शार्पीज इम्पैक्ट टेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है? आइजोर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, या 4 पीस इम्पैक्ट टेस्टर्स होते हैं, इनके कुछ टेस्टर्स हमने बना लिए। ठीक है, the position reached by the pendulum after fracturing is a measure of the energy absorbed by the specimen during fracture। वही है कि जब एनर्जी absorb करेगा जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, एनर्जी जो absorb हो रही है can be resolved into several components। ठीक है, डिवाइड कर दी हमने उसको, इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो भी हम फोर्स अप्लाई करें वो फ्रिक्शन हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकती है इन द इक्विपमेंट। ठीक है, फ्रिक्शन रगड़ पड़ रही है, ठीक है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, बार बार घिस रहा है वो मटेरियल, और एयर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डमी रन, अच्छा, माइनर कंपोनेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डमी रन्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, एक दफा रीड कर लीजिए। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड इन इनिशिएटिंग प्रोपेगेटिंग क्रैक, वही है कि एनर्जी, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड इन इनिशिएटिंग, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो वहीं से ही जो है वो मटेरियल स्टार्ट होता है, प्रोपेगेट, क्रैक आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हेन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल नॉच, यानी कि अगर छोटा सा भी क्रैक है, हैज इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नॉच सेंसिटिव बन जाएगा वो, यानी कि अगर किसी मटेरियल के अंदर क्रैक है तो उसके चांसेस होते हैं ना जल्दी टूटने के, तो वो नॉच सेंसिटिव हो गया। उस क्रैक को हमने पहले ही कहा था, इस नॉच कहा था हमने, तो वो मटेरियल नॉच सेंसिटिव है।
कि अब कभी भी कोई फोर्स आएगी वो टूट जाएगा। अब आगे क्या है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ is an important property for acrylic denture based material which have a tendency to fracture if accidentally drop onto the hard surface। अच्छा, अब इसमें क्या है, अचानक से फोर्स आई और मटेरियल टूट गया। अब जैसे कि डेंचर्स जो लगाते हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, धोते हुए, ब्रश करते हुए, निकालते, क्योंकि रात को हमें निकाल के पानी में रखना होता है डेंचर। तो अब वही कह रहे हैं कि अगर उसको ब्रश करते हुए, धोते हुए अगर अचानक से वो सिंक में गिर गया या नीचे गिर गया हार्ड सरफेस के ऊपर, तो वो फौरन टूट जाता है, क्योंकि एक्रेलिक डेंचर बेस जो होती है उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि अचानक से फोर्स लगी और वो सडनली फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अच्छा, अब ये जो कर्व्स की बात कर रहे थे हम, 6 टाइप की स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स होती हैं। पहला, बहुत ही देर तक उसने रेजिस्टेंस किया, रेजिलियंस था, फिर आगे जाके बेंड होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहला मटेरियल जो हमने कहा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो मटेरियल रिजिडिटी बताता है। ठीक है, ये वाला स्टीप स्लोप है, रिजिड मटेरियल। सो दिस इज इट। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि ये ए वाला जो है रिजिड है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल, रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, टफ मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल हमने क्या कहा था कि वो ज्यादा खींच सकता है, टेंसाइल हो सकता है, देर तक खींचेगा, तो डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, फिर सेकंड वाले में क्या है, एक स्टीप स्लोप, थोड़ा सा है नीचे का, कर्व कम है, लेकिन जैसे ही बियर किया लेकिन टूट गया फौरन, फिर बाद में जाके, यानी कि फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये मटेरियल फ्लेक्सिबल है और टफ भी है, इतना भी कम नहीं। ये वाला जो हमने कहा था ना शैलो स्लोप होगा तो फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि मटेरियल फ्लेक्सिबल है, लेकिन देखो फिर भी उसने काफी देर तक उसने बर्दाश्त किया, तो टफ भी है साथ साथ। फिर आते हैं सी। अब ये बहुत ही ब्रिटल मटेरियल है, दिख रहा है, यानी कि पहले उसने बियर किया और कोई लचक नहीं दिखाई, कोई इलास्टिसिटी नहीं दिखाई, फौरन टूट गया। बियर ही नहीं किया देर तक। ये तो था ना जहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के बाद जाके टूटा, लेकिन यहाँ तो कोई हल्की सी भी डिफॉर्मेशन आई और ये टूट गया। मतलब मटेरियल बहुत ही सख्त, रिजिड था, स्ट्रॉन्ग था और ब्रिटल था। मेन थिंग इज ब्रिटल था, तभी फौरन से टूट गया। बियर किया लेकिन टूट गया। जैसे ये प्लास्टिक है, बियर करेगा, बेंड नहीं होगा, बियर करेगा करेगा करेगा, एक वक्त पे अचानक से टूट जाएगा, बेंडिंग या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेगा। नाउ डी इज, इसमें तो बियरिंग कैपेसिटी जो उसकी रेजिलियंस थी वो भी बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल भी फोर्स बियर नहीं किया। इसमें तो टफ तो था मटेरियल, इधर तो टफ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये रिजिड था मटेरियल, ब्रिटल था, लेकिन वीक था ये मटेरियल, स्ट्रॉन्ग नहीं था इसकी तरह। अब इसमें तो स्टीप स्लो शैलो स्लोप है। ठीक है, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है और बहुत थोड़ी देर के बाद ही जाके टूट रहा है। ठीक है, वीक है और ब्रिटल भी है। नाउ द लास्ट इज, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये मटेरियल बहुत ही फ्लेक्सिबल है और रेजिलियंट है। ठीक है, ये फ्रैक्चर नहीं हो रहा आगे जाके, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, रेजिलियंट। जो हमने कहा था ना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन के नीचे आ रहा था, ये वाला रेजिलियंस थी, तो ये मटेरियल रेजिलियंट है। ठीक है, दैट्स इट। फटीग प्रॉपर्टीज। अच्छा, फर्स्टली अप्लाइड इन साइक्लिक स्ट्रेस। साइक्लिक स्ट्रेस इज, यानी कि एक साइकिल में हम कर रहे हैं, साइकिल में नहीं, मतलब कि बार बार करने को हम साइक्लिक स्ट्रेस करते हैं। एक फोर्स है जो कि स्ट्रेस, इस फोर्स ना जो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एट अ गिवन मैग्नीट्यूड, इनके एक स्पेसिफिक टाइम पे, फ्रिक्वेंसी से, टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर फेलियर। अच्छा, यानी कि एक चीज मटेरियल के ऊपर हमने फोर्स लगाई, मारा मारा मारा, इनके स्ट्रेसेस अप्लाई की। ठीक है, जब तक उसमें फेलियर ना आ जाए, वो मतलब कि वो टूट ना जाए। ठीक है, दैट इज फटीग लाइफ, यानी कि उस मटेरियल की इतनी लाइफ थी। ठीक है, ये उसकी यानी कि थक कर
यानी कि बार बार स्ट्रेसेस पड़ रही हैं, अब फटीग हो गया, उसमें थक गया वो, तो एक फेलियर आ गया, ठीक है, दैट इज फटीग लाइफ। अनदर अप्रोच सेलेक्टेड गिवन नंबर ऑफ द स्ट्रेस साइकिल। अच्छा, एक और होती है, एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है, ठीक है, कि इसमें हम स्पेसिफिक सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स अप्लाई करेंगे, इनके जैसे कि 10,000 बार हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द साइक्लिक स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर विद इन दिस नंबर ऑफ साइकिल। यानी कि हमने 10,000 टाइम जो है साइक्लिक स्ट्रेस अप्लाई किया उसके ऊपर, और उसी के अंदर वो मटेरियल फ्रैक्चर हो गया, दैट इज फटीग लिमिट। यानी कि उस मटेरियल की एक इतनी फटीग लिमिट है कि कोई ऐसा मटेरियल आए जिसपे पता हो हमें कि आप इतनी दफा इस मटेरियल को बेंड करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है, तो एक गिवन नंबर पे वो मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, सही है, दैट इज उसकी फटीग लिमिट है। फटीग लाइफ जब तक वो फेल नहीं हो जाता, जो उस पे इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था, मतलब कोई भी जितनी भी जब तक वो फेल नहीं हो जाता तब तक जो है वो उसकी लाइफ थी, और जब वो फ्रैक्चर हो रहा है गिवन साइकिल स्ट्रेस में, दैट इज उसकी लिमिट, ठीक है। यहां लिखा है कितनी साइकिल में फ्रैक्चर होता है, दैट इज फटीग लाइफ, और इसमें दी गई साइकिल में कब जाके वो फ्रैक्चर होगा, दैट इज फटीग लिमिट। That's it.